उसके खिलाफ। अंकल, थैंक यू सो मच कि आप आरजू को इतना प्यार करते हैं, लेकिन आप जैसा सोच रहे हैं ना वैसा कुछ है नहीं। मैं रेहान को बचपन से जानता हूँ। अगर ऐसा कुछ होता तो मुझे जरूर पता होता। रेहान फिलहाल अपने करियर के बारे में सोच रहा है और इसीलिए जब आपने उससे शादी की बात की तो घबरा गया वो। और आपको सच बताऊं तो कल मैंने मजाक में यूं ही आरजू की शादी की बात की तो वो बहुत गुस्सा हो गया था। मुझे लगता है कि वो भी आरजू को पसंद करता है लेकिन समझ नहीं पा रहा है। आप तो जानते हैं बचपन से ही वो थोड़ा नासमझ है। अब तो हमें ही उसकी मदद करनी पड़ेगी उसके दिल की बात उसे बताने के लिए। शायद तुम सही कह रहे हो, हमें एक बार कोशिश करनी चाहिए। और वो तीनों प्लान बनाने लगे और आरव मन में सोचता है, रेहान, तूने मुझसे वादा लिया था कि जब तक तू आरजू को प्रपोज नहीं करेगा मैं तेरे दिल की बात किसी को नहीं बताऊंगा। तो बेटा, अब जब तक तू मेरी बहन से सगाई नहीं कर लेता मैं भी तुझे मेरी बहन के साथ रोमांस नहीं करने दूंगा। ये मेरा तुझसे वादा है। दूसरी ओर रेहान अपनी छत पर एक्सरसाइज कर रहा होता है और उसी वक्त आरजू भी अपने बाल सुखाने छत पर आती है। रेहान अपनी छत क्रॉस करके उसकी छत पर आ जाता है और उसका मुंह बंद करते हुए उसे पीछे से हक करता है। ऐसे अचानक से पकड़ने पर आरजू डर जाती है और खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगती है। तो रेहान कहता है, आपकी सारी कोशिशें बेकार है मैडम, क्योंकि मेरे प्यार की कैद से अब आपको कोई नहीं निकाल सकता। उसकी आवाज सुनकर आरजू शांत हो जाती है। रेहान उसे अपनी तरफ घुमाता है और कहता है, हे माय सनशाइन, लुकिंग वेरी प्रिटी टुडे। इतनी सादगी में भी इतनी खूबसूरत। बस एक कमी है और वो उसके माथे पर किस करता है। नाउ परफेक्ट। आपको नहीं लगता आजकल आप थोड़े ज्यादा शरारती हो गए? अब जैसा भी हूँ जो भी हूँ बस आपका ही हूँ। उसकी बात सुनकर आरजू मुस्कुराने लगती है और रेहान उसे अपनी बाहों में भर लेता है। थोड़ी देर वैसे ही रहने के बाद रेहान उससे पूछता है, अच्छा जान, तुमने काफी टाइम से अपनी कोई नई पेंटिंग नहीं दिखाई, क्यों? क्योंकि काफी टाइम से मैंने कोई पेंटिंग बनाई ही नहीं है। जब बनाऊंगी तो दिखा दूंगी। और अपने होने वाली उनकी पेंटिंग कब बना रही हो? जब उनसे मिलूंगी तभी तो बना पाऊंगी ना। फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ बातें करने में खो जाते हैं। उधर आरव आरजू को ढूंढता हुआ छत पर आता है और रेहान की आवाज सुनकर रुक जाता है। बेटा रेहान, आज तो तू गया। वो छत पर आ ही रहा होता है कि तभी उसे उनकी बातें सुनाई देती हैं। रेहान, अच्छा जान ये बताओ, अगर अंकल ने तुम्हारी शादी कहीं और कर दी तो तुम क्या करोगी? आरजू, वैसे तो आज तक मुझे कभी किसी चीज के उन्हें मांगने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि पापा हर चीज जो मुझे पसंद होती है मेरे कहने से पहले ही मुझे दे देते। लेकिन फिर भी अगर कभी ऐसा हुआ कि पापा ने मेरी जिंदगी के बारे में कोई फैसला किया जो मुझे पसंद नहीं है तो मैं उन्हें मना नहीं करूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो जो भी करेंगे मेरे भले के लिए करेंगे। आरव मन ही मन में सोचता है, क्या बात है, मुझे मेरी बहन से ऐसे ही जवाब की उम्मीद थी। आई एम प्राउड ऑफ यू माई ब्यूटीफुल सिस्टर, लव यू आरजू। रेहान, तो मतलब तुम मुझे भूल जाओगी? लव यू आरजू। रेहान, तो मतलब तुम मुझे भूल जाओगी? आरजू, नहीं, क्योंकि मुझे अपने प्यार पर और आप पर पूरा भरोसा है। मैं जानती हूँ इससे पहले कि पापा मेरी शादी के बारे में सोचना शुरू करें, आप अपनी मेहनत और काबिलियत से उनका दिल जीत लेंगे और फिर पापा खुद ही अंकल से हमारी शादी के लिए बात करेंगे। रेहान, और अगर ऐसा ना हुआ तो, अगर मैं खुद को साबित ना कर पाया तो? आरव, तो ज्यादा कुछ नहीं, बस इसकी शादी में प्लेट लगा देना और दिल करे तो दरवाजे पर खड़े होकर बारातियों का स्वागत भी कर लेना। अच्छा ठीक है, बैंड भी बजा लेना। आरव को वहां देखकर रेहान ने अपना माथा पीट लिया और सोचा कि अब यहाँ से भागने में भलाई है। ये सोचते ही वो वहां से 9-11 हो गया। उसके जाने के बाद आरव आरजू को सीरियस होते हुए देखकर बोला, लड़का अच्छा है और पापा को भी पसंद है। इतना सुनते ही आरजू खुश हो गई और उसके गले लग गई। लेकिन और फिर आरव उसे भी अपने प्लान के बारे में बताता है और आरजू उसका साथ देने के लिए भी तैयार हो जाती है। आज कॉलेज नहीं जाना था तो रेहान जल्दी से अपने सारे काम निपटा कर आरजू के घर चला गया। लेकिन उसे क्या पता था कि यहाँ उसके खिलाफ एक बहुत ही गहरी और खतरनाक साजिश चल रही थी और इस वजह से
मिस्टर शर्मा भी वहाँ मौजूद थे। सब साथ बैठ के बातें कर रहे थे। मिस्टर मित्तल रेहान से उसके फ्यूचर प्लान के बारे में पूछते हैं और वो उन्हें बताता है कि अगर सब सही रहा तो वो इस साल के अंत तक अपना रेस्टोरेंट शुरू कर लेगा। फिर मिस्टर मित्तल उससे पूछते हैं कि बेटा, मुझे खुशी है कि तुम अपनी माँ के सपने को लेकर इतना सीरियस हो, लेकिन तुम्हारी भी तो एक जिंदगी है। अपने सपने, अपनी खुशियाँ, शादी, परिवार, इनके बारे में कुछ सोचा है तुमने? अंकल, आप सबने मेरे लिए इतना कुछ किया है। आप सबकी खुशी से बढ़कर मेरे लिए और क्या हो सकता है? और जहां तक शादी की बात है, एक बार होटल सेट हो जाए तो उसके बाद। उसका जवाब सुनने के बाद मिस्टर मित्तल और मिस्टर शर्मा को आरव की बात का भरोसा हो गया कि रेहान अभी अपने करियर को लेकर सीरियस है और इसीलिए उसने शादी से इनकार किया। अब बारी थी आरजू के बारे में उसकी फीलिंग्स जानने की। इसके लिए उन्होंने पहले आरव से उसके प्लान्स के बारे में पूछा तो उसने सीधे सीधे कहा, मेरी दुनिया तो बस पापा और आरजू है, इसीलिए मैं किसी ऐसी लड़की से शादी करूंगा जो उनका सम्मान करे और ख्याल रखे। लेकिन आजकल की लड़कियों में तो ये मिलना बहुत ही मुश्किल है। अब जब तक मुझे कोई ऐसी लड़की नहीं मिलती तब तक तो मैं इन सबसे दूर ही रहूंगा। और फिर उन लोगों ने आरजू से पूछा तो पहले उसने रेहान को और फिर आरव को देखा और भोलेपन से कहा कि मैं तो छोटी बच्ची हूँ, अभी मैं इन सब के बारे में कुछ नहीं सोचती। अब बारी थी असली खेल की। मिस्टर मित्तल और मिस्टर शर्मा ने बारी बारी कहा। मिस्टर शर्मा, बच्चों, मेरा एक पुराना दोस्त है। मिस्टर मित्तल, मेरा भी। मिस्टर शर्मा, उसकी एक बहुत ही प्यारी और समझदार बेटी है और मुझे लगता है कि वो रेहान के लिए परफेक्ट है। रेहान, पापा प्लीज, मुझे अभी इन चक्करों में नहीं पड़ना, अभी मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। मिस्टर मित्तल, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे दोस्त का एक बेटा है जो अभी अपने पिता का बिजनेस संभाल रहा है और वो आरजू के लिए मुझे बहुत पसंद है। रेहान, ये कैसी बातें कर रहे हैं? आरजू अभी फर्स्ट ईयर में है, अभी उसकी शादी, उसकी पढ़ाई का क्या होगा? मिस्टर मित्तल, अरे नहीं नहीं, शादी अभी नहीं होगी, शादी तो उसकी पढ़ाई के बाद ही होगी। हम तो बस उसकी एंगेजमेंट करने के बारे में सोच रहे थे। रेहान, एंगेजमेंट? अरे ऐसे कैसे आप किसी भी लड़के के साथ? मिस्टर शर्मा, बस रेहान, ये क्या तरीका है बात करने का? और तुम्हें क्या लगता है कि रमेश अपनी बेटी के लिए कोई गलत फैसला करेगा? रेहान, सॉरी पापा, सॉरी अंकल, मैं कुछ ज्यादा बोल गया, लेकिन मैं तो बस ये सोच रहा था कि अगर आरजू को वो लड़का पसंद नहीं आया तो? मिस्टर मित्तल, आरजू से अगर ऐसी बात है तो मैं इस रिश्ते के लिए मना कर दूंगा, लेकिन बेटा, मैं चाहता हूँ कि तुम उससे एक बार मिलो, एक बार इस बारे में सोचो, फिर जैसा तुम चाहो वैसा ही होगा। आरजू, ठीक है पापा, जैसा आप कहें। मिस्टर मित्तल, प्लान के हिसाब से वो लोग शनिवार को यहाँ पहुँच रहे हैं और हमारे आउट हाउस में रहेंगे। रविवार को आरजू का बर्थडे है, उसके बाद ही हम कोई फैसला करेंगे। तब तक उनके स्वागत से लेकर उनके रहने तक और पार्टी का सारा अरेंजमेंट तुम दोनों, आरव और रेहान, तुम संभालोगे, ठीक है ना? आरव, जी पापा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, सारी अरेंजमेंट हो जाएगी। इसके बाद आरजू अपने कमरे में चली जाती है और रेहान भी गुस्से में वहां से बाहर निकलता है। तब आरव मिस्टर शर्मा और मिस्टर मित्तल से कहता है, देखा आप लोगों ने, मैंने कहा था ना, वो हमारी आरजू को पसंद करता है लेकिन अपने काम में इतना खोया रहता है कि अपने दिल की बात नहीं समझ पा रहा। कोई बात नहीं, इसके दिल की बात इसे हम समझाएंगे। और तीनों मुस्कुराने लगते हैं। इधर रेहान आरजू को मैसेज करके छत पर मिलने बुलाता है और उसे गुस्से में पूछता है कि वो उस लड़के से मिलने के लिए क्यों मान गई। इस पर आरजू कहती है, अरे सिर्फ मिल ही तो रही हूँ, शादी थोड़ी कर रही हूँ। वैसे भी क्या गारंटी है कि लड़का मुझे पसंद ही करेगा? अगर उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो मैं उसे जान से मार डालूंगा। मेरी आरजू में कोई कमी नहीं है, वो बिल्कुल परफेक्ट है, और अगर किसी ने उसमें कोई कमी निकाली तो मैं उसे, तो फिर ठीक है, उसे करने दो मुझे पसंद, कर लेने दो मुझसे शादी। एक मिनट, तो ये है तुम्हारा प्लान? नॉट बैड, लेकिन वो तुम्हें रिजेक्ट क्यों करेगा? वो मुझे पसंद नापसंद तो तब करेगा ना जब वो मुझसे मिलेगा। क्या मतलब? आपने ठीक से सुना नहीं। उसके आने से लेकर उसके रहने और जाने का सारा अरेंजमेंट आपको करना है, और वो आएगा अपनी मर्जी से, लेकिन जाएगा मेरी मर्जी से। दूसरी ओर आज फिर आरुषि के घर कोहराम मचा है। हमारे देश में औरतों को देवी का स्थान प्राप्त है। हम हर महीने किसी न किसी स्त्री की पूजा करते हैं।
कभी नवरात्रि के नाम पर माँ अन्नपूर्णा की, तो कभी विद्या के लिए माँ सरस्वती की, कभी काली तो कभी लक्ष्मी। नवरात्र और दुर्गा पूजा में तो स्त्री के समस्त रूपों की पूजा होती है, चरण धोकर पानी पीते हैं। लेकिन जब बात किसी साधारण लड़की, किसी औरत की होती है, तो 1,00,000 बंदिशें लागू हो जाती हैं। ये मत करो, वैसे मत चलो, ऐसे क्यों बात कर रही हो, इतनी जोर से कैसे हंस सकती हो। बात अगर डिबेट की हो तो लड़कियों की उपलब्धि गिनाने में तो घंटों बिता सकते हैं। लेकिन अगर बात अपनी बहन, अपनी बेटी को अधिकार दिलाने की हो, अगर लोगों का बस चले, तो वो ये डिसाइड तक करने लग जाएंगे कि सामने खड़ी लड़की को ऑक्सीजन कितना चाहिए। मानती हूँ सब ऐसे नहीं है, लेकिन ऐसे लोगों की हमारे देश में कितनी तादाद है ये आप सबको भी पता है। खैर, जहाँ आरुषि के माता पिता उसे अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, उसे इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं, तो वहीं उसके चाचा और दादा दादी इसके सख्त खिलाफ हैं। चूंकि वो सब एक संयुक्त परिवार में रहते हैं, जिनका ज्यादातर खर्चा आरुषि के पिता ही उठाते हैं, तो अक्सर ही इस बात को लेकर घर में हंगामा होता रहता है। अब आरुषि की पढ़ाई तक तो सब ठीक था, लेकिन अब जब रेहान ने सामने से उसे इंटर्नशिप ऑफर की है, तो ये तो किसी भयानक तूफान से कम ही नहीं थी। बेचारी आरुषि सुबह से सबके ताने सुनती जा रही थी और चुपचाप आंसू बहा रही थी। कुछ देर तक तो गोपाल जी ने सहन किया, लेकिन हर चीज की कोई सीमा होती है, और जब वो सीमा पार हो गई तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि वो उनकी बेटी है और वो उसका भला बुरा समझ सकते हैं, और अगर किसी को इस बात से आपत्ति है तो वो ये घर छोड़ने के लिए तैयार है। तो सबको मन मारकर समझौता करना पड़ा, और इस तरह आरुषि का नया सफर शुरू हुआ। आज तक जिस ऑफिस में पिता महज एक गार्ड थे, आज उसी ऑफिस में बेटी भी खड़ी थी, एक इंटर्न के तौर पर। और उसे इस तरह देखकर गोपाल जी की खुशी का ठिकाना नहीं था।